हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10वीं की जो आपकी किताब है उसके अंतर्गत आपका जो यूनिट 9 दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कक्षा 10वीं की किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इससे काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। तो यहाँ नाम से आपको पता लग रहा है आज के वीडियो में दोस्तों हम जो आपकी किताबें एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि आपकी रचना दे दी जाती है और फिर उसका रचनाकार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेसिक सा सवाल आपके एग्जाम में आता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं की किताब में काफ़ी सारी किताबें आपकी दी गई है, कौन सी रचना आपकी किसकी है और कब लिखी गई या उसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम या अपकमिंग आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, चतुर्थ श्रेणी का आपका एग्ज़ाम है, इसके अलावा रीड मेंस का एग्ज़ाम भी आपका आने वाला है फ्यूचर में, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये छोटी छोटी क्लासेज जो है दोस्तों ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, इनको देख लिया करो क्योंकि ये जो मटेरियल है ये क्लास 10th का मटेरियल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए, एकदम शानदार सवाल है। राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोने का कार्य करने वाले आधुनिक राजस्थान के कवि थे। तो आधुनिक राजस्थान के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना का बीज बोने का काम किया था? तो ये आपके कौन कौन हो जाएंगे? भाग्यदास हो जाएंगे, सूर्यमल मिश्रण आपके हो जाएंगे, शंकरदान सामोर आपके हो जाएंगे और हिंगलाज दान भी आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये चारों नाम आप याद रखेंगे, भाग्यदास, सूर्यमल मिश्रण, शंकरदान सामोर और हिंगलाज दान। हिंगलाज दान ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बाकी ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, द्रौपदी विनय रचना है। तो द्रौपदी विनय जो है दोस्तों ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये रामनाथ कविया की रचना हो जाएगी द्रौपदी विनय। किसने अपनी कविताओं में संवत 1956 के अकाल में दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है? तो दोस्तों आपका जो छपनी अकाल पड़ा था, आपने पढ़ा होगा, छपनी अकाल जो है ये आपका कौन सी ईस्वी में पड़ा था? तो ये लगभग आपका 1899 ईस्वी में पड़ा था दोस्तों। ठीक है, अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो 1956 हो जाएगा। तो ये अकाल जो पड़ा था इसका चित्रण किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, शंकरदान सामोर है, उमरदान है, केहर सिंह है, कुशल सिंह है। तो ये उमरदान के द्वारा किया गया है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है दोस्तों, उमरदान। और ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, स्पेशली वीडियो वाले इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि अकाल से संबंधित है और अकाल और सूखा उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है। तो उमरदान वाला आप ध्यान रखेंगे। उमरदान ने क्या किया था? जो छपनी अकाल आपका पड़ा था उसके दुखी जनता जो थी उसका मार्मिक चित्रण किया है। सेनानी रचना किसकी है? तो सेनानी रचना आपकी मेघराज मुकुल की हो जाएगी। कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है, तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है? धरती धोरारी इनकी रचना है, मिंजर भी है, लिलटास भी है, लेकिन पागी जो है दोस्तों वो इनकी रचना नहीं है। पागी किनकी रचना हो जाएगी? पागी आपकी चंद्र प्रकाश देवल की रचना हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों? चंद्र प्रकाश देवल जो है इनकी रचना का नाम हो जाएगा पागी। और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पागी किसकी रचना है? चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है, जुड़ाव, गांव, कठई की वेगो है, सोजती गेट। तो सोजती गेट जो है ये तो आपकी मणि मधुकर की रचना है, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी सोजती गेट। इसके अलावा जुड़ाव अगर आपसे पूछी जाए तो जुड़ाव जो है दोस्तों ये पारस अरोड़ा की है। ठीक है, छोटी छोटी किताबें हैं जो भी एग्जाम में आपकी पूछ ली जाती है, क्लास 10 की किताब में दी गई है। तो जुड़ाव आपकी पारस अरोड़ा की हो जाएगी। गांव अगर आपसे पूछी जाए तो ये किसकी हो जाएगी? गोवर्धन सिंह शेखावत की हो जाएगी। तो गांव गोवर्धन सिंह शेखावत। और कटे की वेगो है तेज सिंह जोधा की आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखने का कुछ तरीका ढूंढिए, जैसे जुड़ाव, जुड़ाव में आपका ड आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भी अरोड़ा में आपका ड आ रहा है। ठीक है, तो डा, और यहाँ पर भी जुड़ाव में डा आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। गाँव जो है वहाँ पर आपका आ रहा है दोस्तों गोवर्धन सिंह शेखावत। कटेगी वेगो है में तेज सिंह जोधा आपका हो जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हो आप। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका एग्जाम में, ये चारों आपकी पूछी जाती है। पग फेरो रचना किसकी हो जाएगी? पग फेरो आपकी मणि मधुकर की हो जाएगी। बोले सरनाटो रचना किसकी है दोस्तों? तो ये आपकी हरीश बादाणी की रचना है। पागी किसकी हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया चंद्र प्रकाश देवल की हो जाएगी। और रिंद्रोही किसके द्वारा रचित है? अर्जुन देव चारण के द्वारा रचित है आपकी रिंद्रोही। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चारों काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, सेकंड, फिर आपका 4 और फिर फर्स्ट। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कावड़ एवं मार्ग रचना है। तो कावड़ एवं मार्ग रचना आपकी किसकी हो जाएगी? तो कावड़ एवं मार्ग भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी चंद्र प्रकाश देवल की रचना हो जाएगी। कावड़ आप याद रखेंगे, मार्ग भी याद रखेंगे, चंद्र प्रकाश देवल की रचना हो जाएगी। की उतरियो है आबो रचना है। तो की उतरियो है आबो रचना आपकी किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो ये मालचंद तिवाड़ी की हो जाएगी। की उतरियो है आबो रचना आपकी मालचंद तिवाड़ी की हो जाएगी।
ठीक है। अब अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1104 आप देखिए, किसको राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है? तो ये सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है ये सवाल। राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? आपको पता भी होगा, शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं यहाँ पर पूछी गई है, तो बताइए कौन सी रचना आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है? मांझल रात, अमोलक वांता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवा बात। तो ये पांचों की पांचों रचनाएं आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की हो जाएगी, जिसमें मांझल रात आपकी इंपॉर्टेंट है, मूमल भी इंपॉर्टेंट है, और केरे चकवा बात काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अमोलक वांता भी आप ध्यान रखिए, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा भी आप ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, विजयदान देथा की रचना बातारी फुलवारी में कितने खंड है? तो ये सवाल तो काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो बातारी फुलवारी जो है ये किसकी रचना है? विजयदान देथा की रचना है। और ये कितने खंडों में विभाजित है? तो ये आपकी 14 खंडों में विभाजित है। अगला सवाल देखिए, विजयदान देथा की रचनाएं यहाँ पर कौन कौन सी है? तो दुविधा जो है ये विजयदान देथा की हो जाएगी। उलझन भी आपकी विजयदान देथा की हो जाएगी दोस्तों। अलेकू हिटलर जो है ये भी आपकी विजयदान देथा की हो जाएगी। लेकिन ये जमारो जो यहाँ पर दी गई है, जमारो आपकी विजयदान देथा की नहीं है। ये किसकी है दोस्तों? ये यादवेंद्र शर्मा की है। यादवेंद्र चंद्र शर्मा जो है इनकी रचना हो जाएगी आपकी जमारो, ठीक है। और ये आपका एक कहानी संग्रह है, उपन्यास नहीं है, ये आपका क्या है? एक कहानी संग्रह है, ठीक है। कहानी संग्रह हो जाएगा यादवेंद्र शर्मा का जमारो। तो दुविधा, उलझन, अलेकू हिटलर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विजयदान देथा की रचना नहीं है। तो यहाँ पर भी आपसे यही पूछा गया है, विजयदान देथा की कौन सी रचना नहीं है? सपन प्रिया विजयदान देथा की है, अंतराल भी है, और इसके अलावा चौधराइन की चतुराई काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी आपकी विजयदान देथा की हो जाएगी। तो सपन प्रिया, अंतराल, चौधराइन की चतुराई, लेकिन यहाँ पर जलमभूम नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये तीनों आप याद रखेंगे, जलमभूम विजयदान देथा की रचना नहीं है। विजयदान देथा की कौन सी रचना पर पहली फिल्म बनाई गई? तो कौन सी रचना है जिस पर आपकी पहली फिल्म बनाई गई थी दोस्तों? तो दुविधा नामक रचना पर आपकी पहली फिल्म बनाई गई थी। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास नहीं है। तो कौन सा आपका यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास नहीं है दोस्तों? हूँ गोणी किण पिंवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी या जमारो। तो दोस्तों यहाँ पर हूँ गोणी किण पिंवरी जो है वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का आपका उपन्यास है। जोग संजोग भी इनका उपन्यास है, और चांदा सेठानी भी इनका उपन्यास है। जमारो भी इनके द्वारा ही रचित है, लेकिन ये आपका कहानी संग्रह है, ये आपका उपन्यास नहीं है। ये आप याद रखेंगे, ये क्या है? आपका कहानी संग्रह है। लिखा तो ये किसके द्वारा है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा है, लेकिन ये आपका कहानी संग्रह है, ये आपका दोस्तों क्या उपन्यास नहीं है। तो हूँ गोणी की पिंवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी आपके यादवेंद्र शर्मा द्वारा रचित उपन्यास हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, जमारो और संबंध अर्थार कहानी संग्रह है। तो जमारो, संबंध, अर्थार कहानी संग्रह आपके किन के हो जाएंगे? तो ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के हो जाएंगे। नथमल जोशी की रचना जो उपन्यास नहीं है। तो नथमल जोशी की ऐसी कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पर धोरारो धोरी, एक बीननी दो बींद, प्रणयोडी कमारी, इनमें से कौन सा आपका उपन्यास नहीं है नथमल जोशी का? ये आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा प्रणयोडी कमारी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बीननी दो बीन जो है ये भी आपकी दोस्तों नथमल जोशी की रचना हो जाएगी, उपन्यास। धोरारो धोरी भी आपकी नथमल जोशी की हो जाएगी। एक तो आपकी धरती धोरारी है, एक आप है धोरारो धोरी। तो धोरारो धोरी जो है ये तो नथमल जोशी की हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे। और धरती धोरारी जो है वो कन्हैयालाल सेठे की हो जाएगी। आबे पटकी जो है ये भी आपकी किसकी है? नथमल जोशी की है। एक बीननी दो बीन, आबे पटकी और धोरारो धोरी ये आपकी नथमल जोशी के उपन्यास है। और पणयोडी कमारी जो है ये भी उपन्यास ही है इनका, मतलब ये उपन्यास नहीं है लेकिन रचना इनकी है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए, आधुनिक राजस्थानी युग में प्रमुख कहानीकार है। तो आधुनिक राजस्थानी युग में प्रमुख कहानीकार आपके कौन कौन हो जाएंगे? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अनाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा और सांवर दैया, ये पांचों के पांचों जो है दोस्तों ये आधुनिक राजस्थानी युग में प्रमुख कहानीकार आपके हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है दोस्तों। बीकानेर की वातायन, अजमेर की लहर, भरतपुर की ओर, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपका कांकरोल की संबोधन। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ये बताइए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको एक बार हम मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, बीकानेर की वातायन जो है ये आप याद रखेंगे, हरीश बादाणी की हो जाएगी आपकी, ठीक है। अजमेर की लहर जो है ये प्रकाश जैन की हो जाएगी। तो अजमेर की लहर जो है ये प्रकाश जैन की हो जाएगी।
और ये यहाँ पर आपका बीकानेर की वातायन हरीश बादाणी हो जाएगी। भरतपुर की जो ओर है ये आपकी किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो भरतपुर की ओर जो है इसमें आपका दोस्तों, इसको देखिए पहले आप, कांकरोल की संबोधन में आपका कमर मेवाड़ी हो जाएगा। तो कांकरोल की संबोधन में कमर मेवाड़ी है। इसके अलावा अजमेर वाला जो आपका भरतपुर की ओर बचा है, तो भरतपुर की ओर में विजेंद्र आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बीकानेर की वातायन हरीश बादाणी हो जाएगा, अजमेर की लहर में प्रकाश जैन हो जाएगा और भरतपुर की ओर में विजेंद्र हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट आपका दिया गया है कांकरोल की संबोधन में कमर मेवाड़ी आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संगत रचना है, तो संगत रचना आपकी कौन कौन सी है? अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज और मधु माधवी नलिनी उपाध्याय। ऐसे सवाल ज़्यादातर एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्लास 10 की किताब में दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये तीनों के तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। तो अलवर की कविता भागीरथ भार्गव की हो जाएगी, संप्रेषण नामक कविता जो है ये चंद्रभानु भारद्वाज की हो जाएगी और मधु माधवी जो कविता है ये आपकी नलिनी उपाध्याय की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सत्य कथन है, राजस्थान साहित्य अकादमी रचना मधुमती, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जागती ज्योत। तो ये पत्रिका हो जाएगी दोस्तों। राजस्थान साहित्य अकादमी जो है आपकी उदयपुर वाली, इसके द्वारा मधुमती नामक पत्रिका निकाली जाती है और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो आपकी बीकानेर में स्थित है, इसके द्वारा जागती ज्योत नामक पत्रिका निकाली जाती है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सत्य कथन आपको बताना है, कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, रचना नाम है आपकी हरावल, हरावल सत्य प्रकाश जोशी दिया गया है। ओल्यू जो है ये किशोर कल्पना कांत दिया गया है और मरुवाणी जो है ये कवि चंद्र सिंह दिया गया है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से आपके सही है? तो यहाँ पर दो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मरुवाणी आपकी पूछी जा सकती है, मरुवाणी कवि चंद्र सिंह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हरावल जो है ये सत्य प्रकाश जोशी की रचना हो जाएगी। ओल्यू जो है ये आपकी किशोर कल्पना कांत की हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखी रचना है जो जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपका सिलोका हो जाएगा। सिलोका जो है ये साधारण पढ़े लिखे लोगों की लिखी रचनाएं होती है जो जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। तो ये सिलोका आप याद रखेंगे। रचना जिसमें संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है, तो संत और कवियों ने अपने अनुभव के ज्ञान का वर्णन किया, तो ये आपकी पर्ची हो जाएगी जिसमें अपने अनुभव के ज्ञान का इन्होंने वर्णन किया है। सॉरी, यहाँ पर पर्ची आपका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, साकी होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे, साकी होगा। पर्ची में तो क्या होता है, जो आपके संत और कवि होते हैं इनका जीवन चरित्र होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन जो है वो आपका साकी में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साकी आप याद रखेंगे अलग से। अगर ये ऐसा सवाल अगर आपको पूछा जाता है, संत और कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किस में किया है, तो ये साकी में किया है। वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसकी थी? तो वेली कृष्ण रुक्मणी रचना आपकी किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी पृथ्वीराज राठौड़ की हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों आपके बीकानेर के शासक हो जाएंगे। ठीक है, ये अकबर के दरबार में थे। तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो है ये आपकी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर दिया गया है किससे किसी विषय का विस्तृत विवरण मिला है, इसमें इतिहास की दृष्टि से शासन, उसके परिवार, राज्य क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति, अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों का वर्णन मिलता है। तो किसमें ये वर्णन किया गया है? तो विगत जो होता है दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मारवाड़ प्रगनारी विगत, तो जैसे विगत जो होती है उसमें आपको जो आपका राज्य क्षेत्र है, परिवार है, शासन है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों का सबका वर्णन आपको इसमें मिल जाएगा विगत में। मारवाड़ रियासत की प्रत्येक ठिकानों की आबादी, रेख भूमि, किस्म फसलों का हाल, सिंचाई के संबंधों में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो मारवाड़ रियासत के बारे में पूछा गया है, आबादी के बारे में जानकारी, रेख के बारे में जानकारी, भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के संबंधों में जानकारी आपको किस में मिलेगी दोस्तों? तो ये मारवाड़ प्रगनारी विगत में आपको मिलेगी, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। अब आगे देखिए, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य रचना क्या कहलाती है? ऐसे सवाल अभी आपके दोस्तों काफ़ी ज़्यादा RSM-SSB के द्वारा पूछे जाते हैं। तो किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य रचना आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी दोस्तों रूपक कहलाती है। क्या कहलाएगी? रूपक। तो याद रखेंगे, कोई भी वंश हो आपका या फिर व्यक्ति विशेष की उपलब्धियाँ हो, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को स्वरूप को दर्शाने वाली जो काव्य रचना है वो आपकी रूपक हो जाएगी। जिस काव्य में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता आदि का विस्तृत विवरण मिलता है, ये आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये आपकी रासो कहलाती है। और ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो आपकी चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है, बिसलदेव रासो नरपति नाला के द्वारा लिखी गई है और सगत रासो आपकी गिरधर आशय के द्वारा लिखी गई है। और ये तीनों की तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखी गई है। चंद्रप्रदाय का मूल नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी भट्ट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इनका? पृथ्वी भट्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है। बिसलदेव रासो नरपति नाले की हो जाएगी। और सगत रासो आप ध्यान रखेंगे गिरधर आसिया की हो जाएगी। अब आगे देखिए, खुमान रासो दलपत विजय की हो जाएगी, बिल्कुल सही है। रतन रासो आपको कुंभकर्ण की हो जाएगी और हमीर रासो जोधराज की हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। हमीर रासो एक सारंगधर की भी है आपकी, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो रतन रासो कुंभकर्ण, खुमान रासो दलपत विजय, तो यहाँ पर आपका कोई सा भी असंगत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो खुमान रासो एग्जाम में पूछी जाती है, तो दलपत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण, हमीर रासो आपका जोधराज या सारंगधर। आगे बढ़ते हैं। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए किन काव्यों की रचना की जाती है? तो दोस्तों शोक व्यक्त करने के लिए मरसिया की रचना की जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा दोस्तों, राणो जगपतरा मरसिया। तो राणो जगपतरा मरसिया किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका जगत सिंह से संबंधित हो जाएगा। देखो नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर जगपत आ रहा है, यानी कि जगत सिंह हो जाएगा। तो राणो जगपतरा मरसिया किससे संबंधित है? जगत सिंह से संबंधित है। और ये सवाल RSM-SSB के द्वारा दोस्तों पूछा जा चुका है, ठीक है, क्लास 10 की किताब में दिया गया है और ये वाला सवाल भी आपका आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली रचना कहलाती है। तो किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली रचना आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? तो ये आपकी प्रकाश कहलाएगी। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी याद रखेंगे, वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों। अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है दोस्तों। एक अभी हमने प्रकाश देखा था, अभी एक ऊपर और देखा था हमने, उसमें भी यही सेम बात लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली, तो उस पर प्रकाश आपका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, जैसे कि राज प्रकाश जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किशोर दास के द्वारा लिखी गई है। और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, राज प्रकाश आपकी किशोर दास के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछा जाए महायश प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो आसिया मानसिंह के द्वारा लिखी गई है। और सूरज प्रकाश जो है ये कवि कर्णिदान के द्वारा लिखी गई है। तो सूरज प्रकाश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कवि कर्णिदान के द्वारा लिखी गई है। राज प्रकाश किशोर दास के द्वारा लिखी गई है। ये दोनों तो आपके एग्जाम में आती है। महायश प्रकाश भी आप याद रख लेना, आसिया मानसिंह के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। राज प्रकाश याद रखना इंपॉर्टेंट है, किशोर दास देख लेना, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। और सूरज प्रकाश वाला भी वापस एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, संत महात्माओं का परिचय राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध रचना में मिलता है। तो ये पर्ची में मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर पर्ची होगा और वहाँ पर आपका राइट आंसर साखी होगा। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। तो राजस्थानी काव्य जो है दोस्तों, इसका मात्रिक छंद आपका क्या हो जाएगा? वात, झूलना, झमाल या दवावेद। तो यहाँ पर मात्रिक छंद आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर मात्रिक छंद जो है ये आपका हो जाएगा, एक तो आपका झूलना हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपका झमाल हो जाएगा। तो झूलना और झमाल जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपके मात्रिक छंद हो जाएंगे। दवावेद तो नहीं होगा और वात भी नहीं होगा। तो झूलना और झमाल आप ध्यान रखेंगे, ये आपके काव्य के मात्रिक छंद हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। राजस्थानी काव्य का ऐसा मात्रिक छंद जिसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। यानी पहले तो पूरा दोहा आएगा, फिर 5वां चरण जब उसका बोलेंगे तो दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? झमाल कहलाएगा। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। तो 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है, तो ये आपका किस में हो जाएगा? झूलना में हो जाएगा दोस्तों। तो झमाल और झूलना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी पर्ची रचनाएं प्रसिद्ध है? तो कौन सी पर्ची रचनाएं आपकी प्रसिद्ध है? संत पीपाजी की पर्ची, संत रैदासरी जी की पर्ची, दादू दयाल जी की पर्ची, मीराबाई की पर्ची। तो इनमें कौन सी आपकी प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये आपकी चारों की चारों प्रसिद्ध है दोस्तों, पीपाबाई की, रैदास जी की, दादू दयाल जी की और मीराबाई की, सबकी पर्ची यहाँ पर प्रसिद्ध है। हुंकारा का प्रयोग संबंधित है। तो हुंकारा का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये सवाल भी आपका बन सकता है। तो वात जो है दोस्तों, वात से संबंधित हो जाएगा आपका हुंकारा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। दवावेद कलात्मक रचना है। तो दवावेद जो आपकी कलात्मक रचना है दोस्तों, ये आपकी गद्य से भी संबंधित है और पद्य से भी संबंधित है। तो यहाँ पर दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दवावेद जो है ये आपकी गद्य और पद्य दोनों से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू एवं फारसी के शब्दों से रचना जिसमें नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध आखेट आदि का तुकांत वर्णन होता है। तो उर्दू एवं फारसी के शब्दों से रचना जिसमें नायक, गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध आखेट आदि का वर्णन मिलता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे दवावेद कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
उर्दू एवं फारसी के शब्दों से रचना की जाए जिसमें नायक, गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट का वर्णन मिले, यानी कि वही आपका नॉर्मल वर्णन मिलेगा, लेकिन उर्दू और फारसी शब्दों में रचनाएं होगी तो वो दवावेत आपकी कहलाएगी। राजस्थानी की तुकांत गद्य पद्य युद्ध युक्त रचना है, तो राजस्थानी की तुकांत गद्य पद्य युक्त रचना आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये वचनिका हो जाएगी। ठीक है, वचनिका जो है वो राजस्थानी की गद्य और पद्य युक्त रचना है, यानी इसमें गद्य का भी प्रयोग हुआ है और पद्य का भी प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर वचनिका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थानी की पूछी गई है तो वचनिका तुकांत गद्य और पद्य युक्त रचना है। आगे बढ़ते हैं। अचलदास खिचड़ी वचनिका रचना है, तो अचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन की रचना हो जाएगी, जिसमें आपकी खिची राजवंश का उल्लेख किया गया है, यानी गागरोन का इतिहास में देखने को आपको मिलेगा। रतन सिंह महिषादोत वचनिका रचना है, तो रतन सिंह वाली जो रचना है वचनिका ये किसकी हो जाएगी? तो ये दोस्तों जग्गा खिड़िया की हो जाएगी। जग्गा खिड़िया की रचना है आपकी रतन सिंह महिषादोत वचनिका। ठीक है, यानी रतन सिंह वाली जग्गा खिड़िया के द्वारा रखी गई है, इतना याद रखिए। आगे देखिए, देसी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों के विवरण के रूप में इतिहास लिखवाया था, तो वो आपका क्या कहलाता है? तो देसी राजाओं ने अपना जो इतिहास लिखवाया वो आपका क्या कहलाएगा? बता दीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपका ख्यात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभिक साहित्य शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों में मिलता है जो कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अभिलेखीय साहित्य, लौकिक साहित्य, दवावेश साहित्य या रुद्र साहित्य? तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों? अभिलेखीय साहित्य कहलाएगा, क्योंकि अभिलेखों में मिल रहा है तो अभिलेखीय साहित्य आपका हो जाएगा। चाहे वो सिक्कों में मिले, चाहे मोहरों में मिले, चाहे अभिलेख में मिले, वो आपका क्या कहलाएगा? अभिलेखीय साहित्य आपका कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपका प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल दिया गया है, और ऐसा सवाल आपका RSM के द्वारा एक बार पूछा जा चुका है, तो फिर से आने की संभावना है। तो आप याद रखेंगे, प्राचीन काल जो था दोस्तों वो आपका वीर गाथा काल था। प्राचीन काल क्या था? वीर गाथा काल था, ये आप याद रखेंगे। ऐसा सवाल आपका RSM पूछ चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, फिर से आ सकता है। तो प्राचीन काल जो है ये आपका वीर गाथा काल कहलाता है, तो ए में तो आपका थर्ड हो जाएगा। पूर्व मध्य काल जो है ये आपका भक्ति काल कहलाता है, तो पूर्व मध्य काल आपका भक्ति काल हो जाएगा। इसके बाद उत्तर मध्य काल आपका दोस्तों विविध विधाओं से युक्त काल हो जाएगा, तो विविध विधाओं से युक्त काल उत्तर मध्य काल हो जाएगा। और आधुनिक काल आपका श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हमने कर दी है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए आप, जो पूर्व मध्य काल हमने दिया है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर तो आपका भक्ति काल होगा। ठीक है, प्राचीन काल में वीरगाथा काल आपका हो जाएगा। अब अगर उत्तर मध्य काल की बात की जाए तो इसमें आपका दोस्तों श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल होगा। विविध विधाओं का काल अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो आपका आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऊपर मिला दिया था, तो विविध विधाओं से युक्त काल आपका आधुनिक काल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए में आपका थर्ड हो गया, प्राचीन काल में वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल में आपका भक्ति काल हो गया, उत्तर मध्य काल में आपका श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल हो गया, और आधुनिक काल में आपका दोस्तों विविध विधाओं से युक्त काल हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी वही दिया गया है, बस यहाँ पर सन में इसको बदल दिया है। तो वीरगाथा काल यानी प्राचीन काल आपका हो जाएगा। तो प्राचीन काल में कौन सा आ जाएगा दोस्तों? आपका 1050 से लेकर 1450 आपका प्राचीन काल में आ जाएगा। भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल में आपका कौन सा हो जाएगा? 1450 से लेकर 1650 हो जाएगा। फिर उत्तर मध्य काल आपका आएगा, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 1650 से लेकर 1850 हो जाएगा। और फिर आपका आएगा आधुनिक काल, इसमें आपका 1850 से लेकर अभी तक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, रणमल छंद किसकी रचना है? तो रणमल छंद किसकी रचना हो जाएगी? श्रीधर व्यास की रचना हो जाएगी। जैन रचनाकारों की रचनाएं प्रसिद्ध थी, तो जैन रचनाकारों की रचनाएं प्रसिद्ध थी वीरगाथा काल में, भक्ति काल में, श्रृंगार काल में या आधुनिक काल में? तो ये सवाल भी आपका बन सकता है। जैन रचनाकार जो थे दोस्तों, इनकी रचनाएं कब प्रसिद्ध थी, ये आपसे पूछा गया है। तो कब हो जाएगी? वीरगाथा काल में हो जाएगी। ठीक है, जैन रचनाकारों की रचनाएं प्रसिद्ध थी वीरगाथा काल में। राम रासो रचना किसकी है? तो राम रासो रचना अगर आपसे पूछी जाए, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है, तो याद रखेंगे माधवदास ददवाड़िया की रचना हो जाएगी राम रासो। हरिरस और देवयान साहित्य रचना है, तो हरिरस और देवयान साहित्य रचना आपकी किसकी हो जाएगी? तो हरिरस और देवयान नामक साहित्य रचना आपकी ईश्वरदास बारट की हो जाएगी। तो हरिरस आपकी ईश्वरदास बारट की है और देवयान भी ईश्वरदास बारट की हो जाएगी। नाग दमन रचना किसकी है? तो नाग दमन रचना अगर आपसे पूछी जाए तो ये सायाजी झूला की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों? सायाजी झूला की आपकी रचना हो जाएगी। आगे देखिए, राजियारा सोहटा रचना किसकी है? तो राजियारा सोहटा रचना आपकी किसकी हो जाएगी दोस्तों? कृपाराम खिड़िया की हो जाएगी। काफ़ी बार एग्जाम में आती है, तो राजियारा सोहटा आपकी कृपाराम खिड़िया की है। नाग दमन सायाजी झूला की हो जाएगी। आधुनिक युग के कवि बांकीदास एवं सूर्यमल मिश्रण
क्रमशः कहाँ से थे, यानी ये कहाँ के निवासी आपके हो जाएंगे। तो बांकीदास तो आपके मारवाड़ के थे और सूर्यमल मिश्रण आपके दोस्तों राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे, यानी कि मारवाड़ और बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विक्रम संवत 835 यानी 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो उद्योतन सूरी जो था दोस्तों ये वत्सराज के दरबार में था। किसके दरबार में था, ये आपका वत्सराज के दरबार में था। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम हो जाएगा कुवल्यमाला। ठीक है, कब लिखी गई, तो विक्रम संवत के हिसाब से बात की जाए तो 835 है और ईस्वी के हिसाब से बात की जाए तो 778 ईस्वी है। ठीक है, इसमें आपकी 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें एक आपकी मरु भाषा भी शामिल है। तो इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है, 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है। और ये सवाल तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने किस ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है दोस्तों, इसमें इन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने। तो ये इन्होंने कब किया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 1912 में किया था। कब किया था दोस्तों, 1912 में इन्होंने आपका राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव आपका माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है ये आपका 11 से 12वीं सदी का माना जाता है। 11 से 12वीं सदी में आपका राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है। और राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से उद्भव कब हुआ, यानी स्वतंत्र विकास कब हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो स्वतंत्र विकास कब हुआ, तो ये 16वीं सदी में हुआ। यानी राजस्थानी भाषा का उद्भव तो आपका 11 से 12वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन स्वतंत्र विकास कब हुआ, 16वीं सदी में। ये आप याद रखेंगे। तो 11 से 12वीं और 16वीं सदी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो राजस्थानी भाषा के विकास का सही क्रम आपको बता देना है। तो सबसे पहले आपकी तो लौकिक संस्कृत आ जाएगी, फिर पाली आ जाएगी, फिर आपका अपभ्रंश आएगा, फिर आपका प्राकृत आएगा, फिर यहाँ पर प्राकृत आ जाएगा, फिर आपका अपभ्रंश आ जाएगा। अपभ्रंश सबसे लास्ट में आएगा आपका, फिर उसके पहले प्राकृत है आपका, फिर उसके पहले क्या आ जाएगा, पाली है, यानी लौकिक संस्कृत है। तो ये किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर आपका अपभ्रंश यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी का उद्भव हुआ है, सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपको देना है। मरु गुजरी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से या पाली अपभ्रंश से। तो राजस्थानी भाषा का जो है वो उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ये मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डॉक्टर अब्राहम गिरेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है। तो राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों, 5 भागों में इन्होंने बांटा है। अगला सवाल देखिए, थली एवं गोडवाड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं। तो थली एवं गोडवाड़ी की बात की जाए तो ये किसकी उपबोलियाँ हो जाएगी, तो मारवाड़ी की उपबोलियाँ हो जाएगी। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ एवं गंगानगर क्षेत्र की बोली है। तो चूरू की बात की जाए, चाहे झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर की बात की जाए, तो यहाँ की बोली कौन सी हो जाएगी, आपकी शेखावटी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूरू झुंझुनू भी आ चुका है। तो चूरू झुंझुनू की बात की जाए तो यहाँ पर स्पेशली शेखावटी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि जब एग्जाम में दिया जाता है तो हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ओनली चूरू झुंझुनू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शेखावटी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रांगड़ी एवं निम्माड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं। तो रांगड़ी और निम्माड़ी जो है ये मालवी की उपबोलियाँ हो जाएगी, और निम्माड़ी जो है इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। और रांगड़ी जो है दोस्तों ये आपका मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। इसको हम रा मामा से याद रखते हैं, रा मामा, यानी ये रांगड़ी जो है ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण हो जाएगी। ठीक है, किस बोली पर गुजरात का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो किस बोली पर गुजरात का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, वागड़ी पर। किस बोली पर गुजराती के 6 शब्द का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो 6 शब्द का प्रभाव जो है वो आपका ढूंढाड़ी में अधिक दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 शब्द का प्रयोग आपका ढूंढाड़ी भाषा में हुआ है। ये क्लास 10 की किताब में आपका बाकायदा दिया गया है, तो पूछा जाएगा ये किसी दिन। ठीक है, तो 6 शब्द का प्रयोग जो है ये आपका ढूंढाड़ी भाषा में हुआ है। ब्रज भाषा का प्रभाव किस बोली पर देखने को मिलता है। तो ब्रज भाषा का प्रभाव जो है ये आपका मेवाती में देखने को आपको मिल जाएगा। और ढूंढाड़ी की उपबोली यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो तोरावाटी, राजावाटी, इसके अलावा देखिए दोस्तों तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल और नांगड़ी। तो यहाँ पर कौन सी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली आपकी नहीं है। तो रांगड़ी जो है ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ये तो किसकी हो जाएगी, मालवी की हो जाएगी। ठीक है, तो नागरचोल आपकी ढूंढाड़ी की है और नागरचोल आपकी टोंक साइड में बोली जाती है। तोरावाटी हो जाएगी और राजावाटी आपकी हो जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पर सम्मिलित करना है, मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा हो जाएगा। ढूंढाड़ी में आपका जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर हो जाएगा। मेवाड़ी में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा है। और मारवाड़ी में आपका जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है दोस्तों। मालवी जो है
ये आपकी कहाँ पर बोली जाएगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाएगी। वागड़ी कहाँ पर मालवी जो है वो आपकी प्रतापगढ़ झालावाड़ हो जाएगा दोस्तों, और वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। मेवाती अलवर भरतपुर हो जाएगा, और शेखावटी सूरतगढ़ गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि शेखावटी जब आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो झुंझुनू, चूरू, इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वागड़ी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसे भीली बोली भी कहा जाता है। वागड़ी को भीली बोली की संज्ञा भी दी गई है। तो भीली बोली जो है ये वागड़ी बोली को कहा जाता है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। और मालवी जो है आपकी झालावाड़ में स्पेशली बोली जाती है। तो झालावाड़ प्रतापगढ़ आप ध्यान रखेंगे। और मेवाती आपका मेव क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर में बोली जाती है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे क्लास 10 की किताब से बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा दोस्तों राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो प्रमुख पर्यटन स्थल जो है इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा, यानी 2 टॉपिक आपके शेष है। फिर आपका ये क्लास 10 का जो मटेरियल है ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।